हेलो विद्यार्थियों, मैं ललित वर्मा एलवी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इसके पहले जो है एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें फिजिक्स के 20 जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताए गए थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में उन्हीं सभी क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। तो यहाँ पर आपको कूलाम का नियम लिखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कूलाम का नियम। तो अब इस नियम को लिखने के लिए पहले आप यहां पर कुछ बातें याद रखिएगा हमेशा। जैसे कि मान लीजिए दो बिंदु आवेश दिए गए हैं। मान लीजिए यहां पर कोई आवेश है Q1 और इसके अलावा दूसरा आवेश यहां पर रखा है कहीं पर Q2 और इनके बीच की दूरी यहां पर है R। एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, बीच की दूरी कितनी है R। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों आवेश धनात्मक हैं तो इनमें जो बल कार्य करेगा वो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इस प्रकार से ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि अगर दोनों आवेश धनात्मक हैं तो बल जो कार्य करेगा वो प्रतिकर्षण कार्य करेगा। अगर एक आवेश यहाँ पर ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक है तो यहाँ पर इनके मध्य जो है फिर आकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको कंडीशंस क्या याद रखनी है। यहाँ पर जो बल होता है यानी कि जो ये F दिया गया है, ये बल इन दोनों आवेशों यानी कि Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। इसके अलावा ये बल जो है इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको ये दो कंडीशंस याद रखनी है। यहाँ पर जो बल कार्य करेगा ये दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके अलावा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आपको बल के बारे में बता दिया गया कि ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है जब दोनों आवेश यानी कि समान प्रकृति के होंगे, धनात्मक होंगे दोनों या फिर दोनों ऋणात्मक होंगे तो यहां पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और अगर यहां पर आवेश की प्रकृति विपरीत होगी, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा, तो यहां पर इनके बीच जो है आकर्षण बल कार्य करेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। तो अगर आप इस नियम के बारे में बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। याद रखिएगा, आप बताएंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, याद रखिएगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आरोपित होने वाला स्थिर वैद्युत बल या फिर आप बोल सकते हैं आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो है, याद रखिएगा यहाँ पर ये बल जो होता है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, आप किस प्रकार से लिखेंगे। आप यहाँ पर बताएंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आरोपित होने वाला स्थिर वैद्युत बल या फिर इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस बल की दिशा जो है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इस प्रकार से आपको यहां पर लिखना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहां पर ये आवेश आपको बता दिया गया, ये पहला आवेश है और ये दूसरा आवेश है। तो आप लिख भी सकते हैं यहां पर कि यदि आवेशों Q1 व Q2 के बीच की दूरी R है, तो ये मान लिया गया कि जो आवेश दिए गए थे Q1 और Q2 इनके बीच की दूरी कितनी है R। तो यहां पर आप ये कंडीशन लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको आप मान लीजिए पहला समीकरण और इसको आप मान लीजिए दूसरा समीकरण। तो अब यहां पर दोनों समीकरणों को आपको संयुक्त करना है। आप यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर अब यहां पर ध्यान दीजिए, दोनों समीकरणों को आपको जोड़ना नहीं है, संयुक्त करना है। संयुक्त का मतलब मिला के लिखना है। इससे आप ऐसा लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू, यहां पर दिया गया है Q1 इंटू Q2 और बट्टे में आ जाएगा R
स्क्वायर। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे लिखेंगे। और जब यहाँ से ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं F बराबर, यहाँ पर एक नियतांक लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इंटू में होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये यहाँ पर जो है नियतांक होता है, ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये एप्सिलॉन नॉट आया है इससे हम लोग बोलते हैं हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। याद रखिएगा यहाँ पर आप बोल सकते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। और इसके अलावा यहाँ पर जो के आया है ये यहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक होता है, माध्यम का परावैद्युतांक। तो ये आप लोग याद रखेगा। और यहाँ पर यह भी याद रखेगा कि यदि के बराबर 1, यानी कि अगर माध्यम यहाँ पर जो है वायु या निर्वात है, यहाँ पर आप बताएंगे कि यदि के बराबर 1 अर्थात माध्यम वायु अथवा निर्वात है, तो अब ध्यान दीजिए, यानी कि यदि के बराबर 1 यानी कि माध्यम वायु या फिर निर्वात होगा तो यही सूत्र फिर आप इस प्रकार से लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा के का मान 1, इंटू में हो जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इस प्रकार से आप यहाँ पर इतना लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग याद रखें जो ये आपको बताया गया है यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, ये यहाँ पर इसका मान होता है। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते थे, यानी कि इससे ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसकी जगह पे आप लिखेंगे 9 गुणे 10 की घात 9 और इसके बाद इंटू में हो जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है आप कूलाम के नियम को लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर आपको वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखनी है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए किसी वैद्युत क्षेत्र में जो है आपको कोई काल्पनिक पृष्ठ दिया गया है, ये यहाँ पर जो है काल्पनिक पृष्ठ दिया गया है और इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं ये हैं इस प्रकार से। ये यहाँ पर जो है इस पृष्ठ के अभिलंबोत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो इन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। आप याद रखेगा, आप इसमें बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, यहाँ पर जो पृष्ठ लिया गया है ये एक काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ। तो आप बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल, याद रखिएगा, काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबोत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, याद रखिएगा, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही जो है वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। तो ध्यान दीजिए, आप इसमें बताएंगे यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं और याद रखिएगा इसे जो है यहाँ पर फाई ई से प्रदर्शित करते हैं।
इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे बता सकते हैं। अगर यही वैद्युत बल रेखाएं जो है इस पृष्ठ के अभिलंबोत ना गुजरती, थीटा कोण पर गुजरती, तो यहाँ पर हम लोग लिखते फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन, यहाँ पर होता है सदिश ई डॉट डी ए, या फिर इसे आप ऐसा लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। तो ये यहाँ पर जो है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको इसका मात्रक भी लिखना है, तो मात्रक के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे फाई ई का मात्रक। तो मात्रक के लिए आप इसी सूत्र को ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर आप लिखिए ई का मात्रक और गुणे में दिया गया डी ए यानी कि ये होता है क्षेत्रफल, इसका मात्रक। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ई का मात्रक होता है न्यूटन, याद रखिएगा न्यूटन प्रति कूलाम, और गुणे क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यानी कि इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर न्यूटन, ये हो जाएगा न्यूटन, इसके बाद ध्यान दीजिए मीटर स्क्वायर ये गुणे में दिया गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे में दिया गया कूलाम, तो प्रति कूलाम, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर इसे ऐसा लिख सकते हैं न्यूटन, याद रखिएगा मीटर स्क्वायर और कूलाम इनवर्स, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि धातुओं के इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग तथा अनुगमन वेग में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आपको अनियमित वेग और इसके अलावा अनुगमन वेग में अंतर बताना है। अनियमित वेग और इसके अलावा दूसरा है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, इन दोनों में आपको यहाँ पर अंतर बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर अनियमित वेग यानी कि ये वेग क्या होता है, पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए। तो आप लोग याद रखिएगा, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा कि धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे जो है एक बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं, और यहाँ पर धातुओं के भीतर जो है धन आयनों के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें जो है उच्च वेग से अनियमित गति करते हैं, उसे ही यहाँ पर जो है अनियमित वेग बोला जाता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आप लिखेंगे कि धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे जो है यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं तथा धातु के भीतर स्थित धन आयनों के बीच खाली स्थान में उच्च वेग से अनियमित गति करते हैं, इसे ही अनियमित वेग कहते हैं। अनियमित वेग कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर अनियमित वेग के बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अनुगमन वेग, यानी कि अनुगमन वेग क्या होता है। तो इसे आप दो प्रकार से बता सकते हैं। एक तो आप बता सकते हैं कि किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित औसत वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है, या फिर आप बता सकते हैं कि वैद्युत ऊर्जा का स्रोत जो है वो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में एक न्यूनतम वेग ही दे पाता है, जिसे अनुगमन वेग कहा जाता है। तो इसे आप दो प्रकार से बता सकते हैं। आप इसमें बता सकते हैं कि
किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहां पर जो है अनियमित वेग और अनुगमन वेग में अंतर बता सकते हैं। बस आपको दोनों की परिभाषा लिख देनी है, बस यही दोनों में अंतर हो जाएगा। और यहां पर याद रखिएगा कि जो आपका अनुगमन वेग है इसे अपवाह वेग भी बोला जाता है। अनुगमन वेग या फिर इसे बोला जाता है अपवाह वेग। तो इस प्रकार से आप इन दोनों के बारे में अंतर बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इससे आप लोग जो है बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित कीजिए। यही क्वेश्चन अलग प्रकार से आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 1/c²। तो यहाँ पर आपको जो है म्यू नॉट और इसके अलावा जो है एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित करना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, एक सूत्र होता है या फिर आप बोल सकते हैं म्यू नॉट बट्टे 4 पाई जो होता है इसका मान होता है 10⁻⁷। ये आप लोग याद रखिएगा, 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इतना होता है। इसके अलावा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इतना होता है। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2 और यहां पर भाग कर दीजिए। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, तो यहां पर जो हम लोग समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे, तो जब इधर भाग किया जाएगा तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए म्यू नॉट बट्टे में आएगा 4 पाई, इसको हम लोग भाग करेंगे इससे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना हुआ बराबर यहां पर ध्यान दीजिए 10⁻⁷ और बट्टे में हो जाएगा 9 × 10⁹ इतना हुआ। इधर ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर दिया गया, तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर और बट्टे में आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इतना हुआ। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आएगा म्यू नॉट और ये पलट के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो 10⁻⁷ दिया गया इसे आप बट्टे में ले आइए, तो 1 और बट्टे में हो जाएगा 9 × 10⁻, ध्यान दीजिए 9 दिया गया, ये नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 9 और 7 मिल के हो जाएगा 16 इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कूलम स्क्वायर जो बट्टे में है तो ये पलट के ऊपर जाएगा, तो इससे आप लिखेंगे कूलम स्क्वायर और बट्टे में ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दिया गया है एम्पियर स्क्वायर और इसके अलावा बट्टे में ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर इतना। आप चाहे तो इससे ऐसा लिख दीजिए, ध्यान दीजिए 1 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 9 × 10⁻16 और इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर कूलम और इसके बाद बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर एम्पियर मीटर और पूरे पे लग जाएगा होल स्क्वायर इतना हुआ। अब इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कूलम बराबर होता है एम्पियर सेकेंड इतना होता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 बट्टे में हो जाएगा 9 × 10⁻16
यहाँ पर जो कूलाम दिया गया है उसे ऐसा लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, ऐसा लिखेंगे। और बटे में दिया गया है एम्पियर मीटर, और यहाँ पर लगा हुआ है होल स्क्वायर। एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा तो यहाँ पर ये आएगा 1/9 इंटू में हो जाएगा 10, इसके बाद पावर में ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है 16, इतना हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये सेकेंड और ये मीटर स्क्वायर लगा है, ध्यान दीजिए ये सेकेंड जो पलट के नीचे आ जाएगा तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए बटे में आप लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। इस प्रकार से मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर, क्योंकि सेकंड ऊपर दिया गया आप इसे बटे में लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये पलट के जाएगा तो फिर ऊपर जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 बटे, यहाँ पर ध्यान दीजिए होल स्क्वायर इतने पे लगा है, इसको भी उसी प्रकार से बदलिए। यहाँ पर ऐसा लिखिए 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर लगा दीजिए। जब आप इसका वर्क करेंगे तो 3 त्रिक का 9 आएगा, यहाँ पर 10 की घात 16 हो जाएगा, इसके अलावा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए जो प्रकाश की चाल होती है c, इसका मान होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की चाल होती है। तो इसकी जगह पे आप c लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जगह पे इतना होता है, क्योंकि c का मान ये होता है, तो इसकी जगह पर आप c लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये आएगा 1 और बटे में इसकी जगह पे आप लिखेंगे c, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा तो c स्क्वायर। इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आ गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c स्क्वायर, और यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे अक्सर जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पर इसका मात्रक पूछ लिया जाता है या तो इसका विमीय सूत्र पूछ लिया जाता है, ये पहले से भी आपको सॉल्व कराया गया है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। इसके अलावा दिया गया है कि यह जो है सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है, इसका मात्रक भी लिखिए। तो यहाँ पर पहले तो आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखनी है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अब इसके लिए पहले आप एक सूत्र ध्यान दीजिए, सूत्र होता है टाउ बराबर mb साइन थीटा, ये सूत्र होता है टाउ बराबर mb साइन थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि ये मान लीजिए कि थीटा कितना है 90, तो अगर थीटा 90 है तो इस स्थिति में जो टाउ होता है ये अधिकतम होता है, यानी कि मैक्सिमम हो जाता है यहाँ पर mb, और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो ये इतना आएगा। यहाँ पर m बराबर ध्यान दीजिए b बटे में आएगा तो टाउ मैक्सिमम, और बटे में आ जाएगा b, ये इतना आया। तो यहाँ पर जो ये m आया है इसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसे बोला जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इस प्रकार से। तो आपको इस सूत्र की सहायता से जो है इसकी परिभाषा बनानी है, और परिभाषा बनाने के लिए यहाँ पर जो b दिया गया यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है इससे आप 1 मान लीजिए, यानी कि इससे आप यहाँ पर एकांक मान लीजिए। तो अगर आप यहाँ पर इससे एकांक मान लेंगे तो आप बताएंगे कैसे, ध्यान दीजिए आप इसमें बताएंगे कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है, याद रखिएगा कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को, याद रखिएगा, जो इस द्विध्रुव को एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर जो है यहाँ पर द्विध्रुव पर लगता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे बताएंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिए आप स्क्रीन पर, आप इसमें बताएंगे यहाँ पर कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर जो है द्विध्रुव पर लगता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे बताएंगे। इससे आप दूसरे प्रकार से भी बता सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है, ध्यान दीजिए सूत्र होता है चुंबकीय आघूर्ण का m बराबर NIA, ये एक सूत्र होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का m बराबर NIA। n यहाँ पर फेरों की संख्या है, I धारा है, A क्षेत्रफल होता है।
इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग दंड चुंबक की बात करें तो इसके लिए ध्यान दीजिए, सूत्र होता है दंड चुंबक के लिए m बराबर होता है m इंटू 2l। m इसके बारे में आपको बता दिया गया है, इसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये आपका है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर m दिया गया है, इससे हम लोग बोलते हैं ध्रुव प्रबलता, इससे बोला जाता है ध्रुव प्रबलता गुणे 2l, इससे बोला जाता है प्रभावी लंबाई। यहाँ पर याद रखिएगा, इससे बोलते हैं प्रभावी लंबाई। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई दंड चुंबक दिया गया है इस प्रकार से, तो यहाँ पर दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है ये वाली, इसी दूरी को हम लोग लिखते हैं 2l से, और इसे बोला जाता है प्रभावी लंबाई। तो इसके अनुसार भी आप परिभाषा लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिएगा, आप बताएंगे इसमें किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। आप इस सूत्र की सहायता से जो परिभाषा लिखेंगे ये आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है उस चुंबक की ध्रुव प्रबलता और इसके अलावा प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा इसमें पूछा गया है कि जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है ये सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यह जो है एक सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। तो यहाँ पर ये जो है एक सदिश राशि है। इसके अलावा इसका मात्रक आपको बताना है, तो इसका मात्रक याद रखिएगा, मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये मात्रक कहाँ से लिखा गया है, ध्यान दीजिए अभी आपको ये सूत्र बताया गया था m बराबर NIA। n तो फेरों की संख्या होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर दी गई धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो वही यहाँ पर लिख दिया गया है एम्पियर। इसके बाद है क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर ये मात्रक बन गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर आपको ये सूत्र याद है तो इस सूत्र की सहायता से आप यहाँ पर इसका मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।